18वीं शताब्दी के मध्य में भारत वास्तव में चौराहे पर खड़ा था। इस विभिन्न ऐतिहासिक शक्तियां गतिशील थी, जिसके परिणाम स्वरूप देश एक नई दिशा की ओर उन्मुख हुआ। कुछ इतिहासकार इसे 1740 का वर्ष मानते हैं, जब भारत में सर्वोच्चता के लिए एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष की शुरुआत हुई। यह भारतीय इतिहास में ऐसा समय था वह विभिन्न घटनाक्रम घटित हो रहे थे। यह उस समय स्वाभाविक नहीं था, जैसा आज प्रतीत होता है कि मुगल साम्राज्य अपने अंतिम दौर में था। मराठा राज्य स्थितियों से उबार नहीं पाया और ब्रिटिश सर्वोच्चता टाला नहीं जा सका। फिर भी परिस्थितियां जिनके अंतर्गत ब्रिटिश को सफलता प्राप्त हुई थी स्पष्ट नहीं था और अंग्रेजों द्वारा सामना किए गए कुछ गतिरोध गंभीर प्रकृति के नहीं थे। यह वह विरोधाभास है जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की सफलता के कारणों का विचारणीय महत्व का विषय बना देता है। आइए चर्चा करते हैं ब्रिटिश की सफलता के कारणों पर। अंग्रेज अस्त्रों, सैन्य युक्तियों एवं राजनीति में सर्वोत्कृष्ट थे। 18वीं शताब्दी में भारतीय शक्तियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले आग्नेयास्त्र बेहद धीमे और भारी थे और अंग्रेजों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले यूरोपीय बंदूकें एवं तोपों ने गति एवं दूरी दोनों ही लिहाज से बाहर कर दिया था। यूरोपीय पैदल सेना भारतीय अश्वारोही सेना की तुलना में 3 गुना अधिक तेजी से प्रहार कर सकती थी। यह सच है कि कई भारतीय शासकों ने यूरोपीय हथियार का आयात किया और यूरोपीय हथियारों को चलने में अपने सैनिकों को प्रशिक्षण करने के लिए यूरोपीय अधिकारियों की सेवाएं ली, लेकिन दुर्भाग्यवश भारतीय सैन्य एवं प्रशासक नौसिखिए के स्तर में कभी भी ऊपर नहीं उठ पाए और अंग्रेज अधिकारियों तथा उनके प्रशिक्षित सैनिकों की जरा भी बराबरी नहीं कर सके। अंग्रेजों के सैन्य अनुशासन को उनकी सफलता का मुख्य कारण माना जाता है। वेतन के नियमित भुगतान की व्यवस्था और अनुशासन की कड़ी सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित किया। अधिकतर भारतीय शासकों के पास सेना के वेतन के नियमित भुगतान के लिए पर्याप्त धन नहीं था। भारतीय शासक निजी परिवारजनों या किराए के सैनिकों की भीड़ पर निर्भर थे, जो अनुशासन के प्रति जवाबदेह नहीं थे और विद्रोह हो सकते थे या जब स्थिति ठीक न हो तो विरोधी खेमे में जा सकते थे। कंपनी के अधिकारियों एवं सैनिकों का असैनिक अनुशासन एक अन्य कारक था। उन्हें उनकी विश्वसनीयता एवं कौशल न कि वंशगत या जाति और कुल के आधार पर कार्य सौंपे जाते थे। वे स्वयं कड़े अनुशासन के अधीन थे और उद्देश्यों के प्रति जागरूक थे। इसके विपरीत भारतीय प्रशासक और सैन्य अधिकारी अक्सर गुणों एवं योग्यता की उपेक्षा करते हुए उनकी क्षमता संदेहजनक थी और वे प्राय अपने निहित स्वार्थों को पूरा करने के लिए विद्रोह एवं विश्वासघाती हो जाते थे। प्रतिभाशाली नेतृत्व ने अंग्रेजों को एक नए लाभ प्रदान किए। क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, एल्फिंस्टन, मुनरो, मार्क्यूज, डलहौजी आदि ने नेतृत्व के दुर्लभ गुण का प्रदर्शन किया। भारत की तरफ से भी हैदर अली, टीपू सुल्तान, चीन किलीच खां, माधव राव सिंधिया और जसवंत राव होलकर जैसे प्रतिभाशाली नेतृत्व था, लेकिन उनके साथ प्राय द्वितीय पंक्ति के पर शिक्षित कर्मियों का अभाव रहा। सबसे बुरी बात थी कि भारतीय नेतृत्व एक दूसरे के खिलाफ युद्धरत रहते थे। जिस प्रकार वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे, भारत की एकता एवं अखंडता की संघर्ष या युद्ध भावना की अभिप्रेरणा उनमें नहीं थी। अंग्रेज वित्तीय रूप से मजबूत थे, क्योंकि कंपनी ने कभी भी व्यापार एवं वाणिज्य के कोण को धूमिल नहीं होने दिया। कंपनी की आय इतनी पर्याप्त थी कि उसने न केवल अपने अंशधारियों को अच्छा लाभांश प्रदान किया, अपितु भारत में अंग्रेजों द्वारा युद्ध को भी वित्तीय सहायता दी। इन सबसे ऊपर आर्थिक रूप से अग्रसर ब्रिटिश लोग भौतिक उन्नयन में विश्वास करते थे और अपने राष्ट्रीय गौरव पर अभियान करते थे, जबकि कमजोर, विभाजित, स्वार्थी भारतीय अज्ञानता एवं धार्मिक पिछड़ेपन में डूबे हुए थे और उनमें अखंड राजनीति, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। तो ये थी कहानी भारत में अंग्रेजों की सफलता की। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।